अब ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स का। और ये आपके एग्जाम्पलर में है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, मतलब अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम अगर ये करने आ गया तो आपको कोई भी आ जाएगा, क्योंकि सारे ही सम्स में लॉजिक जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन सम्स में सब में लॉजिक सेम ही होता है। ठीक है। तो बट बिफोर हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें जो हर क्वेश्चन में होती हैं, वहाँ से हम लोग थोड़ा कंसेप्ट उसके पीछे का थोड़ा समझेंगे कि इन चीज़ों में, इन क्वेश्चंस में किस बात पे ध्यान देना पड़ता है, एंड देन वो बातें ध्यान में रख के हम लोग फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे समझो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे बोला है अ फादर्स एज इज 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा बोला है। ठीक है। तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में पहले एक बात आती है, वो ये कि इस क्वेश्चन में दो लोगों की बात की गई है, फादर की और सन की। तो मुझे इन दोनों में से किसी एक की एज को तो मुझे एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं जब ऐसे क्वेश्चंस करता हूँ तो सबसे पहला जो मेरा कंफ्यूजन का स्टेप होता है वो यही होता है कि मैं किसकी एज को एक्स लूँ। ठीक है। तो मैंने क्या रियलाइज़ किया ना, मैंने रियलाइज़ किया कि जिसकी भी एज दी हुई है, जिस भी पर्सन की एज क्वेश्चन में दी हुई है, उसकी एज को हम लोग एक्स से नहीं लेंगे। जिसकी एज मुझे नहीं दी गई है, उसकी एज को मैं एक्स ले लूँगा। ठीक है। बट आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में तो किसी की भी एज नहीं दी हुई है, हमें थोड़ी पता है कि फादर की एज क्या है या सन की एज क्या है। ठीक है। डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, बट आपको इनडायरेक्टली किसी न किसी की एज तो दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मुझे बोला है अ फादर्स एज इज़। ठीक है। अब ये इज़ वर्ड क्या बताता है कि मतलब जो भी आगे लिखा हुआ है वो उसकी एज है। ठीक है। डायरेक्टली नंबर नहीं दिया हुआ। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली ही सही, यहाँ पे उनकी एज मुझे दी हुई है, बोला है मुझे अ फादर्स एज इज़, ये जो भी जहाँ चीज़ है वो उसकी एज ये है। ठीक है। तो मैं इतना अपने दिमाग से क्लियर कर लूँगा कि इस क्वेश्चन में जिनकी एज मुझे दी हुई है उनकी एज को मैं एक्स नहीं लूँगा। तो जिसकी एज नहीं दी हुई है, जैसे यहाँ पे मुझे सन की एज के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो इनकी एज को मैं क्या कर लूँगा, मैं एक्स ईयर्स ले लूँगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैं फादर की एज बिल्ड करूँगा खुद ही। मुझे बोला है 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब फादर की एज उस हिसाब से क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक टाइम जंप आता है। आपको पहले प्रेज़ेंट एजेस दी जाएँगी, उसके बाद आपको एक टाइम जंप दिया जाएगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 5 इयर्स बाद ऐसा या 5 इयर्स पहले ऐसा, फ्यूचर में ऐसा, पास्ट में ऐसा। ठीक है। अब वो जो लाइन दी जाती है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, बट दी एक ही चीज़ जाती है। ठीक है। बेसिकली आपको ऐसा दिया जाएगा कि 5 साल के बाद सन की एज इतनी हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अच्छा, हाँ, हाँ, तो मैं क्या करूँ, अच्छा, उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, ये जो हम लोग एजेस लेते हैं ना ये जो हम लोग एजेस लेते हैं ना, ये हम लोग प्रेज़ेंट एज की बात करते हैं। ठीक है? ये प्रेज़ेंट एज की बात है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि इस वर्ड को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, सम को समझने के लिए, क्योंकि जो भी एज में चेंज आएगा, वो इसी में आएगा। प्रेज़ेंट की जो आपने एज ली है, तो जो भी टाइम जंप आएगा, प्रेज़ेंट की एज में आपको चेंज करके दे के जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सन की जो प्रेज़ेंट एज है, मेरा सन नहीं है, सॉरी, मतलब जो भी इस क्वेश्चन में सन दिया गया है, उनकी अगर प्रेज़ेंट एज है एक्स, तो 5 साल के बाद जो मेरी एज बन जाएगी, लेट्स से +5, तो मैं इसमें +5 करूँगा। ठीक है? तो मैं इसमें +5 करूँगा। तो मुझे पता है कि जो भी प्रेज़ेंट एज है उसमें मुझे चेंजेज़ लानी है। ठीक है? अच्छा, हाँ, जैसे अब मैं बोल रहा था आपको कि जो भी ये टाइम जंप दिया जाता है उसमें 2 चीज़ें जो भी आपको टाइम जंप दिया जाता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, बट दी एक ही चीज़ जाती है। ठीक है? अब वो क्या, आपको बोलेंगे कि 5 साल बाद सन की एज इतनी हो गई। ठीक है? लेकिन 5 साल के बाद जो भी दूसरा पर्सन क्वेश्चन में मेंशन्ड है, उनकी एज पे भी तो असर पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में अगर फादर की एज मेंशन्ड है, तो फादर की एज पे भी तो असर पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि बेटा 5 साल बड़ा हो गया, फादर वहीं पे है, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है? बट क्वेश्चन में ये आपको बोला नहीं जाएगा। ये आपको खुद समझना है, ये आपको खुद ध्यान में रखना है कि अगर मैं सन की एज में फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या सन की एज में पास्ट की बात कर रहा हूँ, सन की एज में कुछ भी चेंज ला रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम फादर की एज में भी चेंज आएगा। ठीक है? दूसरी ये बात। अच्छा, तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं सिचुएशन को कभी भी समझने की ट्राई करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन्स ना मुझे मेरी इंग्लिश पे डाउट करवा देते हैं। ऑल्दो अच्छी खासी इंग्लिश आती है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन्स में पढ़ता हूँ ना, तो मतलब मैं भोजपुरी में बात करने लगता हूँ, जो मुझे आती भी नहीं है। ठीक है? बट द पॉइंट इज़ कि ऐसे क्वेश्चन्स को मेरे लिए एक्स वाई में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं हमेशा से ही किसी भी सिचुएशन को समझ के एक
एक्चुअल वैल्यू या एक एक्चुअल नंबर लेके समझता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है? एंड अगेन ये सिर्फ़ एक मेरा अप्रोच है, तो बिफ़ोर आप कमेंट्स में बोलो कि सर आपको ये नहीं करना चाहिए था, सर आपको वो नहीं करना चाहिए था, आपने अननेसेसरीली ये किया, आपने अननेसेसरीली वो किया। मैं सिर्फ़ आपको अपना अप्रोच बता रहा हूँ कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठता था, तो मैं ऐसे सम्स किया करता था, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप वो अप्रोच फ़ॉलो करो, आप अपना कोई भी अप्रोच फ़ॉलो कर सकते हो। पता नहीं मैथ्स के कितने अप्रोचेज़ होते हैं, आपको जो चाहिए आप फ़ॉलो कर सकते हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बिकॉज़ एट द एंड वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको जो अप्रोच चाहिए आप वो फ़ॉलो करो, ठीक है? आई एम सिंपली शेयरिंग कि मुझे क्या ईज़ी लगता है, ठीक है? अब मुझे ईज़ी लगता है कि मैं सिचुएशन को एक्चुअल नंबर लेके समझूँ और उसका जो लॉजिक है वो सिर्फ़ मैं क्वेश्चन में इनपुट करता जाऊँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया ना मैंने इस स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? अब ये जो फादर सन वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, इसमें से जो बातें हमने सीखी कि किसकी एज को एक्स लेना चाहिए, कि टाइम जंप में अगर आप एक पर्सन की एज को चेंज करते हो, तो दूसरे पर्सन की एज का भी ध्यान रखना है और तीसरी बात कि हम लोग को एक लॉजिक उसमें अप्लाई करना है, ठीक है? अब ये बातें लेके हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है? तो मैंने स्क्रीन को 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ये हमारा एक्चुअल सम होगा, यहाँ पे हम लोग अपना एक्चुअल सम करेंगे और यहाँ से हम लोग एक लॉजिक बिल्ड करते जाएँगे। ये लॉजिक मुझे बताएगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है? अब मुझे क्वेश्चन बोला है एट प्रेज़ेंट एट प्रेज़ेंट आशाज़ एज इज़, ठीक है? अब देखो अगेन पूरा क्वेश्चन एक साथ समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करके एक-एक बात जितनी बात एक टाइम पे समझ में आती जाती है, उतनी बात को हम लोग लिखते जाएँगे, ठीक है? अब मुझे यहाँ से सबसे पहले क्या बात समझ में आ गई, मुझे बोला है कि प्रेज़ेंट आशा की एज इतनी है, ठीक है? कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या समझा है इसमें से कि आशा की एज दी हुई है, ठीक है? अगर दी हुई है तो मतलब क्या कि मैं आशा की एज को एक्स नहीं लूँगा। तो उसमें जो भी दूसरा पर्सन मेंशन्ड है, जो यहाँ पे निशा मेंशन्ड है, मैं उनकी एज को एक्स ले लूँगा, ठीक है? मुझे अगेन क्वेश्चन जो मैंने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ़ इतना फिगर आउट किया है कि किसकी एज को एक्स लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट आशा सॉरी लेट निशाज़ एज बी सॉरी एक और इम्पोर्टेंट बात हाँ, लेट निशाज़ प्रेज़ेंट एज बी एक्स ईयर अगेन ये प्रेजेंट वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये जो मैं लॉजिक यहाँ पे लिखूँगा ना, यहाँ पे करूँगा ना, ये आप वहाँ पे रफ वर्क में कर सकते हो और ये लिटरली क्वेश्चन अगर आपको ये लॉजिक की थोड़ी बहुत आदत है, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है कि उसके पीछे कैसे लॉजिक अप्लाई करना है, क्या करना है, लिटरली 5 मिनट के अंदर ये सम हो जाता है। कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है? एक्सप्लेन करने में मुझे कांसेप्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, आपको एक-एक चीज़ डिटेल में दिखानी पड़ती है कि देखो ये मैं कैसे ला रहा हूँ, देखो मैं वे वो कैसे ला रहा हूँ, तो जाके मुझे उस क्वेश्चन में आधा घंटा लगता है, ठीक है? बट अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में ये करने बैठा तो लिटरली 5 मिनट के अंदर ये सम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 10 मिनट मुझे लगेंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है? और ये क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स का आता है, तो उसमें वैसे भी आपको 5 मिनट तो ऑलमोस्ट अलॉटेड होते ही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अब क्या कर लूँगा ना, यहाँ पे एक्स के थ्रू मैं सिचुएशन नहीं समझूँगा, मैं अपनी एक रैंडम एज ले लूँगा, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, अगेन इसका हमारे सम से कुछ लेना-देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है? मैं ले लेता हूँ एन्स एज इज़ इक्वल्स टू एक्स इज़ इक्वल्स टू 5 इयर्स, ठीक है? समझो मैंने उसका एज 5 इयर्स ले लिया, ठीक है? अगेन कुछ भी ये रैंडम वैल्यू आप ले सकते हो, 5 ले लो, 15 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, अब जब भी मुझे मुझे समझेगा कि मुझे लॉजिक में यहाँ पे 5 की नीड है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, बस क्वेश्चन में अपने क्या करता जाऊँगा, मुझे पता है कि जहाँ भी 5 आना चाहिए, वहाँ पे मेरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन में एक्स मुझे डालना है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। यार मच्छर बहुत है। हाँ, आगे एट प्रेज़ेंट आशाज़ एज इज़ 2 मोर देन, ठीक है? अगेन पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ़ इतने पार्ट को समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 2 मोर देन, ठीक है? पहले तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ देयरफॉर आशाज़ प्रेज़ेंट एज इज़ इक्वल्स टू 2 मोर देन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तो आपको 2 किसी चीज़ में तो आपको 2 प्लस करना है, ठीक है? तो मैंने पहले उतना पार्ट अपने दिमाग से निकाल लिया कि मुझे 2 प्लस करना है। अगेन मैं जब ऐसे सेंटेंसेस पूरे एक साथ पढ़ने बैठता हूँ तो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लगता है, तो मैं प्रेफ़र नहीं करता अपने दिमाग को और कन्फ्यूज़ करना। ऑलरेडी मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ़ ये क्वेश्चन नहीं करना एग्ज़ाम में। तो 2 मोर देन का मतलब होता है +2, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया, फिर आगे का क्वेश्चन मैं देखूँगा, ठीक है? 2 मोर देन व्हाट? द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज़ एज, ठीक है? तो निशा की एज जितनी भी है उसका आप सिर्फ़ स्क्वायर कर दो, ठीक है? तो निशा की एज है x, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँगा x स्क्वायर, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अपने लॉजिक में लिख दूँगा। तो आशा की एज सॉरी तो एज इज़ इक्वल्स टू
कितनी हो जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 27, ठीक है। अगेन ये चीज़ आपको मेंटली करनी है, आपको लिखनी भी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बहुत फास्ट हो जाता है, ऐसे दिखने में लग रहा है कि हाँ टाइम लग रहा है, एग्जाम में फटाफट हो जाता है कि ये है 5 तो ये 5 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 27, ये 1 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। अब मतलब क्या, अब मतलब मुझे अपने लॉजिक के हिसाब से मुझे क्वेश्चन में जहाँ भी 27 की वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे उसकी जगह पे ये लिख देना है, ठीक है। बस इतना मैं करता जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद मुझे बोला है व्हेन निशा ग्रोज टू बी हर मदर्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब ये मेरा टाइम जंप है, ठीक है, मुझे फ्यूचर की बात की गई है, ठीक है। तो यूजुअली बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डायरेक्टली आपको दिया जाता है कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद, ठीक है। इसमें सिर्फ थोड़ी वही चीज़ घुमा फिरा के दी है। आपको बोला ये नहीं है कि आप 10 साल बाद की सोचो या 15 साल बाद की सोचो। इसमें मुझे डायरेक्टली ये बोला है कि आप तब की बात सोचो जब निशा अपने मदर की एज की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आज निशा 5 ईयर्स की है तो वो अपने मदर की एज मतलब वो 27 ईयर्स तक कब पहुंचेगी। अगेन हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें गैप से मतलब है, ठीक है, कि हमें कितना टाइम फ्यूचर में आगे जाना है, ठीक है। तो मैं कितना टाइम आगे जाऊंगा, अगर वो आज 5 ईयर्स की है तो उसे 27 ईयर्स की होने में कितना टाइम लगेगा, उसे 22 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लॉजिक में लिख दूंगा। अगेन ये आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर्स लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ ना, स्टेटमेंट्स लिखने में टाइम जा रहा है ना, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं। आप सीधा लिख सकते हो एक्स इज इक्वल्स टू 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27, अपना लॉजिक वहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन एन बिकम्स एज, ठीक है। तो मतलब कितने साल बाद की बात चल रही है, 27 - 5 मतलब 22 की बात चल रही है, ठीक है। मतलब 22 ईयर्स आगे की बात चल रही है, ठीक है। व्हेन एन बिकम्स एज इट इज आफ्टर 22 ईयर्स, ठीक है। लेकिन 22 वर्ड मेरे लिए, 22 ये जो नंबर है मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये 22 फिगर आउट कैसे किया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 27 में से 5 माइनस किया तो जाके मेरा क्या आया 22 आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये क्या बन जाएगा मेरा इज इक्वल्स टू 27 माइनस, सॉरी 27 माइनस 5, ठीक है। 27 में से 5 यहाँ पे माइनस किया तो 22 आया, ठीक है। अब 27 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 27 क्या रिप्रेजेंट करता है, 27 मेरा ये रिप्रेजेंट करता है और 5 मेरा ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब मुझे 27 माइनस 5 लिखना है, तो मैं क्या लिख दूंगा दिस माइनस दिस, ठीक है। अब मैं अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स बोल के मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा 27 माइनस 5, 27 की मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास 5 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे व्हेन निशा grows to be sorry to be her mother's age comma her age would be, अब निशा कितने साल की हो जाएगी, निशा हो जाएगी सॉरी 22 ईयर्स, मतलब उसकी एज में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 क्या रिप्रेजेंट करता है, 22 रिप्रेजेंट करता है 27 माइनस 5 मतलब ये माइनस ये, ठीक है। तो हर एज वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इतना हो गया, अब आगे देखते हैं। अब मुझे बोला है कि जब इतना टाइम जंप आएगा, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी टाइम जंप आता है तो जिसकी एज के बारे में मुझे बोला गया है, मुझे सिर्फ उसकी एज नहीं देखनी, जिसकी एज नहीं दी गई मुझे उसकी एज के बारे में भी सोचना है, ठीक है। अगेन वो क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा आपको, ठीक है, कि उसकी एज का भी आप ख्याल रखो, उसकी एज में भी आप चेंज लेके आओ, वो दिया नहीं जाएगा, वो आपको खुद फिगर आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर आशाज एज एट द टाइम वुड बी, मतलब अगर आज आशा 27 ईयर्स की है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे बेसिकली यहाँ पे 27 में उसकी एज में 22 ऐड करना है। तो 27 आज अगर उसकी एज है तो 22 ईयर्स के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 27 प्लस 22, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, मेरे पास 27 की वैल्यू है, 27 मतलब ये, उसमें मुझे 22 प्लस करना है, ठीक है। 22 हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी फिगर आउट किया था, ठीक है, हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा 22 है, मेरे 22 की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है 27 में 22 ऐड करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ वो लिख दूंगा यहाँ पे 27 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। अगेन ये अप्रोच मुझे हेल्प करता है, अगर आपके पास कोई डिफरेंट अप्रोच है तो आप डेफिनेटली वो एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या ईजी लगता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे
थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उसको। दैट इज ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स। ठीक है, ये इतने ईयर्स की वो हो जाएगी आफ्टर 22 ईयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। मुझे बोला है कि आशाज एज वुड बी, ठीक है, वुड बी का भी यहाँ पे मतलब क्या है कि उसकी एज मुझे फिर से दी गई है, उसकी एज मुझे फिर से कुछ दी गई है। ठीक है, लेकिन एज तो मैंने ऑलरेडी निकाली ना। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या है कि उसकी एज आपने जो भी निकाली ना, उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, उसी नंबर को लिखने का एक दूसरा तरीका है और वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि जो भी तरीका हमने आपको बताया है और जो भी तरीका आपने फिगर आउट किया है वो दोनों इक्वल है, वो दोनों सेम नंबर है, सिर्फ उसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, तो बस अब बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये जो है वो जो भी क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया गया है वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आशा's एज वुड बी 1 ईयर लेस देन। ठीक है, अगेन लाइक आई सेड पार्ट्स में डिवाइड करो, एक साथ पूरा स्टेटमेंट समझने की नीड नहीं है। ठीक है, तो 1 ईयर लेस देन मतलब -1, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, मतलब मुझे पता है अगेन कि ये किसी चीज़ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन मुझे बोला है कि आशा's एज वुड बी मतलब जो भी आपने नंबर अपने तरफ से फिगर आउट किया, हमने जो दिया है वो उसके इक्वल है, उसको लिखने का दूसरा तरीका है। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब मुझे बोला है 1 लेस देन, तो पहले मैं 1 लेस देन कर लेता हूँ, मतलब -1 कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी का सेंटेंस बाद में पढ़ूंगा, पूरा एक साथ पढ़ के मैं खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ये हो तो ये हो जाएगा 1 ईयर लेस देन व्हाट, 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ठीक है, तो निशा की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज है एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। ठीक है, अब आगे यहाँ पे मैं बस सिंप्लीफाई करना है। अब अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपको यहाँ पे जो भी आपने लॉजिक बिल्ड किया बस ये आप पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, बिकॉज ये पूरा लॉजिक किस लिए था, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे पहुँचाने के लिए था। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो बस सॉल्व करके हम लोग को एजेस निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे वीडियो एक्शन पॉज मत कर देना। वंस वी आर डन विद दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको थोड़ी एक स्लाइटली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 5 इंटू टू, मतलब प्लस का 10 आना चाहिए और सम आना चाहिए -11। ठीक है, तो ये नंबर्स मुझे सामने सामने दिखाई दे रहे हैं 10 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सॉरी इसमें आएगा हाँ -10x आएगा और माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो मुझे आपको ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। देखो सीबीएसई को पता है कि आपको पेपर 3 घंटे में ख़त्म करना है। सीबीएसई को ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो मिडिल टर्म हम लोग स्प्लिट करते हैं उसके नंबर्स जो फिगर आउट करते हैं उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो एग्जाम में रेयरली, बहुत रेयरली ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम्स जो ऐसे क्वेश्चंस में या किसी भी क्वेश्चन में जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला जाता है तो उसमें जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का तरीका होता है ना, वो नंबर्स आपको सामने सामने दिख जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस ही ऐसे सेट करते हैं कि आपको इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, बिकॉज़ वो सिर्फ़ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपका लॉजिक फिगर आउट करने का भी टेस्ट ले रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना उसका एक पार्ट होता है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना एक दूसरा पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 99% ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता जिसको स्प्लिट करने में आपको आधा घंटा लग जाए। उनको भी पता है भाई इनको पेपर 3 घंटे में ख़त्म करना है, तो बाकी पेपर्स बाकी क्वेश्चंस जो हैं उन पे भी ध्यान देना है। तो प्लीज़ डरना मत कि पता नहीं मुझे मिड टर्म स्प्लिट करना नहीं आता, मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, उस बात से डरना मत। जो मिडिल टर्म वहाँ पे स्प्लिट करने के लिए आएगा, अगर आपने थोड़ी भी पूरे साल प्रैक्टिस की है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो वो आराम से आपको सामने-सामने नंबर्स दिख जाएँगे। ठीक है? जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर दिख जाएगा कि मुझे प्लस माइनस करने में आना चाहिए 115 और मुझे मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1500। ठीक है? तो थोड़ा ऑब्ज़र्व करोगे तो सामने-सामने आपको दिख जाएगा कि ये नंबर्स क्या है 100 और 15। तो जो भी आप मेथड यूज़ करते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, शायद वो आपको मेथड यूज़ करने की ज़रूरत भी ना पड़े। मोस्टली इक्वेशंस ऐसे ही आएँगे जो सामने-सामने आपको नंबर दिख जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ इस बात से डरना मत कि मैं वहाँ पे स्प्लिट कैसे करूँगा। ठीक है? और अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है और आपको वो स्प्लिट करना नहीं आता, तो अगर आपने क्वेश्चन यहाँ तक भी किया ना, तो एटलीस्ट 3 में से आपको 2 मार्क्स मिल जाएँगे।
ठीक है? क्योंकि ये लॉजिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, और आप फिगर आउट कर पाए हो कि नहीं कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल जाएँगे। हाँ, आपने फाइनल आंसर नहीं लिखा तो 1 मार्क वहाँ पे जाएगी, ठीक है? बट प्लीज़ ये डरना मत कि अरे मैं सम आधे में छोड़ के आया, मेरे 3 मार्क्स चले गए, नहीं चलते हैं। स्टेप्स पे मार्क्स होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आपको इन स्टेप्स पे मार्क्स दे देंगे, ठीक है? तो प्लीज़ उस बात से बिल्कुल भी डरना मत। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2, हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x माइनस 5 की वैल्यू 0 है तो मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 1/2, ठीक है? अब यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो दो x की वैल्यूज आती हैं, उसमें एक वैल्यू पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, और हम लोग नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज दिखा रहा है, एज तो नेगेटिव हो नहीं सकता। बट सिंस इसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आए हैं, तो हम इन दोनों वैल्यूज को फर्दर लेके जाके वेरीफाई करके देखेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और कौन सी नहीं, ठीक है? अब मुझे बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड करो प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ आशा एंड निशा, ठीक है? तो निशा की इन दोनों एजेस के बेसिस पे हम लोग आशा की एज फाइंड करने की ट्राई करेंगे। उसमें से एक वैल्यू मुझे पता है कि एक एक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी और एक बहुत ही रैंडम वैल्यू आएगी जिसको मैं ऑब्वियसली देख के समझ जाऊँगा कि मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है? तो मैं लिखूँगा देयरफॉर आशाज़ प्रेजेंट एज, सॉरी उनको पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ x इज इक्वल्स टू 5 कॉमा आशाज़ present age is equals to x square plus 2, sorry x square plus 2 था, हाँ x square plus 2, सॉरी हाँ, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 मतलब 25 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27 ईयर्स, ठीक है? सो फार ये एज मुझे एक्सेप्टेबल लग रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 1/2 आशाज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1/4 प्लस 2, ये हो जाएगा 9/4 मतलब 2.5 ईयर्स, ठीक है? मतलब अगर निशा की एज है आधा साल, तो आशा की एज कितनी है? 2.5 साल। अब अनलेस आशा की प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी आ गई थी तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 2.5 साल की एज में ऑलरेडी उन्होंने किसी को बर्थ नहीं दिया था और वो ऑलरेडी आधे साल का हो गया है, मतलब 2 साल की एज में उन्होंने इनको बर्थ दिया था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा बट आशाज प्रेजेंट एज कैन नॉट बी 2.5 years, therefore x cannot be equals to 1/2, therefore x is equals to 5, therefore Nisha's present age is 5 years and Asha's present age is 27 years, ठीक है? अगेन ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसीलिए आपको करवाया क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो भी वर्ड रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स आते हैं वो लॉजिक सब पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो इस सब पे इतना फोकस मत करना जितना आप इस बात पे फोकस करोगे कि इसका जो मैकेनिज्म था, इसके पीछे जो कंसेप्ट था, वो हमने कैसे अप्लाई किया, इसमें हमने क्या सीखा कि हमें लॉजिक कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे हम लोग को वैल्यूज डायरेक्टली इनपुट करनी चाहिए। अगेन ये मेरा अप्रोच है, आपके पास दूसरा अप्रोच है तो वेल एंड गुड, आप प्लीज़ एग्जाम में वो यूज़ कर लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस अप्रोच तो इसमें आप वो चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है? पहली चीज़ तो कि आपको एक्स किसकी एज को लेना है। दूसरी चीज़, जब आपको टाइम जंप आएगा तो आपको दोनों की ही जो पर्सन दोनों मेंशन्ड है क्वेश्चन में, दोनों की ही एज में चेंज लेके आना है, भले बोला है या नहीं बोला है। तीसरा, एक लॉजिक कोई भी अप्रोच डेवलप करना है, पैटर्न्स देखना सीखो, सीखो कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन करना सीखो, अपना कोई भी एक अप्रोच डेवलप करो एंड क्वेश्चंस बहुत ईजिली होते जाएंगे, ठीक है? अगर एग्जाम में अगेन मैं ये क्वेश्चन करने बैठता, विद इन 10 मिनट्स के अंदर मेरा एक क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? और ऑब्वियसली मैं मैथ्स में कभी भी हैंड राइटिंग में इतना ध्यान देता नहीं, तो आपने देखा कि लास्ट में मेरी हैंड राइटिंग कैसे हो जाती है, थोड़ी अ, ये प्रिस्क्रिप्शन जैसा लग रहा है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जाते हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपको वो मेडिकल पे डायबिटीज़ की दवाई दे देंगे, ठीक है? बट
एनीवेज़ आई होप आपको समझा ये सब। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ पूरा। बट अगेन लाइक आई से ऑलवेज़ पहले एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो ही कॉपी करना, ठीक है? यहाँ से आपको ये सम को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, जितना कि इसके पीछे की मैकेनिज़्म को, इसके पीछे के जो कंसेप्ट हैं उसको इम्पोर्टेंस देना है, बिकॉज़ वो कंसेप्ट जो हैं वो सारे ही वर्ड वर्ड रिलेटेड एज प्रॉब्लम्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है? आई होप आपको ये सम समझा, आई होप मज़ा आया करने में। थोड़ा टाइम हो गया, इट्स 1:40 AM नाउ, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से अनु, आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बोले हैं। सर्कल्स के लिए बोला है, सरफेस रिलेटेड सरफेस एरियाज़ के बारे में बोला है और ट्रायंगल्स के बारे में बोला है। मैं कल तक जितने वीडियोज़ हो सकते हैं अपलोड करने की ट्राई करता हूँ, बिकॉज़ मैं अकेला हूँ, मुझे क्वेश्चंस ढूँढना भी खुद ही है, मुझे रिकॉर्ड भी खुद ही करना है, मुझे उसको एडिट भी खुद ही करना है, मुझे उसको अपलोड भी खुद ही करना है। तो एक क्वेश्चन के पीछे मतलब जो मैं क्वेश्चन 10 मिनट में कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन के पीछे मुझे आराम से 1 घंटा लग जाता है, ठीक है? तो आई प्रॉमिस मैं जितने वीडियोज़ कल तक अपलोड कर सकता हूँ, जैसे आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी नहीं सो रहे होगे, अभी आप भी जाग के पढ़ाई कर रहे होगे, मैं भी जागा हुआ हूँ साथ में आपके, मैं भी दूसरे क्वेश्चंस अभी बैठ के निकाल ही रहा हूँ। तो जो फर्दर टॉपिक्स हैं सरफेस एरियाज़ या ट्रायंगल्स के, सर्कल्स के, जो मुझे क्वेश्चंस अभी दिखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड कर दूँगा, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवेज़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।